ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बिहार में खान सर की याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई। खान सर को मिली बड़ी राहत। फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक। भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु बम। हमारे एटमी हथियार 2 साल में 180 से बढ़कर 190 हुए। ये पाकिस्तान से 20 ज्यादा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा दावा। कहा, राहुल गांधी का नेतृत्व टीएमसी को बचा सकता है। टीएमसी में हो रही है बड़ी फूट। एनसीईआरटी की पुस्तकों से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटाने पर विवाद। आज मुंबई की सड़कों पर उतरेंगे लोग, होगा विरोध प्रदर्शन। 21 जून को होगा नीट यूजी के री एग्जाम। वायुसेना के हेलीकॉप्टर 18 जगह पहुंचाएंगे प्रश्न पत्र। जीपीएस निगरानी और पासवर्ड से होगी सुरक्षा। पुदुचेरी में रंगास्वामी सरकार को मिला पूरा मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति ने 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति को दी मंजूरी। शपथ ग्रहण के साथ प्रभावी होगी उनकी नियुक्ति। पश्चिम बंगाल में एक और टीएमसी नेता पर गिरी गाज। विधाननगर के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को हिरासत में लिया गया। जबरन वसूली का लगा आरोप। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, हम सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर। समर्पण और सेवा भाव को बताया अमूल्य पूंजी। राम मंदिर का चढ़ावा गायब होने का मामला। अचानक अयोध्या पहुंचे समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र। बंद कमरे में हुई बैठक। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चढ़ावा गायब होने का किया था दावा। अब महाराष्ट्र में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे कॉकरोच। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगेंगे इस्तीफा। 11 जून शाम 4 बजे सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में एकजुट होंगे युवा। शांति वार्ता के बीच अमेरिका की बड़ी साजिश आई सामने। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल में उतारे पैराट्रूपर्स। ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी। रमजान के महीने में किया अफगानियों पर हमला। यूएनएससी में भारत की पाकिस्तान को फटकार। अफगानिस्तान पर खोली पोल। अमेरिकी कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को तगड़ा झटका। H-1B वीजा फीस $1 लाख करने का फैसला रद्द। भारतीयों को बड़ी राहत। नेपाल ने भारतीय आम पर लगाया प्रतिबंध। आयात पर रोक। राइजिंग नेपाल डेली की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले से नेपाली मार्केट में खलबली, बढ़ने लगे दाम। दिल्ली के बाद अब बीजिंग जाएंगे नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल। अपने समकक्ष वांग यी से करेंगे मुलाकात। भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश। चुनौतियों के बावजूद 15% बढ़ा वस्तु निर्यात। 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अप्रैल में 43.56 अरब डॉलर तक हुआ निर्यात। वाणिज्य मंत्रालय ने दी जानकारी। उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा झटका। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर अब 12 के बजाय सिर्फ मिलेंगे 4। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और तेल कंपनियों के नुकसान के कारण लिया गया फैसला। कारोबार में विदेशी मोर्चे पर मिली थोड़ी राहत। चौथी तिमाही में 7.1 अरब डॉलर का सरप्लस, लेकिन पूरे साल का घाटा बढ़ा। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े। सेबी के धोखाधड़ी आरोपों से राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर धड़ाम। 3 दिन में 14% गिरे। कंपनी पर वित्तीय विवरणों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के लगे हैं आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के 3 A320 विमान क्षतिग्रस्त। विमानन सुरक्षा नियामक DGCA ने शुरू की जांच। विमानों को बाहरी वस्तु और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की चपेट में आने से पहुंचा नुकसान। सिर्फ 25 साल का एक आदिवासी युवक जिसने उस समय अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, ये कहानी है बिरसा मुंडा की। 1800 के दशक में अंग्रेज आदिवासियों की जमीन और जंगल छीन रहे थे। लोगों को अपने ही जंगल से निकाला जा रहा था। तभी एक युवा खड़ा हुआ और उसने एक नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब हमारी धरती हमारा राज। धीरे धीरे हजारों आदिवासी बिरसा मुंडा के साथ खड़े हो गए। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेज सरकार तक हिल गई। आखिर में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 9 जून
जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सच ये है, इतिहास में कुछ लोग कभी मरते नहीं। आज भी लोग बिरसा मुंडा को धरती आबा कहकर याद करते हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पोर्टल को लेकर सीबीएसई बुरी तरह गिर गई है। पहले ही बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिए। छात्रों के गुस्से से मजबूर होकर सरकार को भी मानना पड़ा कि गलती हुई है और अब सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को सरकार ने उनके पद से हटा दिया। लेकिन ये मामला अब भी शांत होता दिख नहीं रहा और अब जो खुलासा हुआ है उसने इस विवाद को और हवा दे दी है। दरअसल आईआईटी पैनल ने एग्जामिनर के लिए बनाए गए सीबीएसई के नए पोर्टल को पूरी तरह से सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बोर्ड की वेबसाइट में कई गंभीर कमियां थी। वेबसाइट में घुसने के तरीके थे जिन्हें बंद कर दिया गया है। आईटी पैनल के एक सदस्य का कहना है कि सीबीएसई रीवैल्यूएशन के लिए क्वेम्प्ट एडुटेक द्वारा बनाए गए पोर्टल में कई तरह की कमियां थी। कोई भी डेटा और रिकॉर्ड तक पहुंच सकता था। वेबसाइट के डेटा तक पहुंचने के लिए कई तरीके थे। हमें बहुत सावधानी से जांच करनी पड़ी और सभी संभावनाओं को बंद करना पड़ा। यानी एक बार फिर सीबीएसई के पोर्टल में गड़बड़ियों पर मुहर लग गई है, जो छात्रों के आरोपों को और बल देता है। सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेम्प्ट एडुटेक के बनाए गए ओएसएम पोर्टल में कई सिक्योरिटी कमियां पाई गई। इस नए पोर्टल में सिक्योरिटी रिस्क को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। पटना जिला कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि पुलिस इस मामले की जांच जारी रख सकती है और जरूरत पड़ने पर खान सर से पूछताछ भी कर सकती है, लेकिन अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। खान सर ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पटना के जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सोमवार को लंबी सुनवाई भी हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने आदेश सुनाते हुए खान सर को अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक ही नहीं लगाई, बल्कि पुलिस को मामले की केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने खान सर के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। सुनवाई के दौरान खान सर के वकील अरविंद मतवार ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए खान सर को अग्रिम जमानत का लाभ मिलना चाहिए और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाना चाहिए। अदालत ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतरिम सुरक्षा दे दी है। और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री है, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। उनके जो 2 लोग और जेल में थे पहले, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लर्नेड मजिस्ट्रेट। अगली डेट कोई दी गई है? उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को, जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या आप लोग? मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। जज साहब ने क्या विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो नेसेसरी। कोर्ट ने क्या कहा सर सेल्फ डिफेंस पे जो बोली आप लोगों ने जो दलील दी सेल्फ डिफेंस पे, कोर्ट ने कैसे माना उसे? मतलब कोर्ट ने क्या जो दलील दी गई उसको एक्सेप्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू लॉ प्लेस किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए इंटरिम प्रोटेक्शन अभी दिया गया है और बाकी आगे जमानत पर सुनवाई होगी केस डायरी आने के बाद।
दरअसल ये पूरा मामला 2 जून को पटना के मुसल्लपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है। आरोप है कि उस रात कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट भी की गई थी। घटना के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इसी दौरान खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसी एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया। पुलिस ने मामले में खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों दीपक कुमार और तालेवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। इन दोनों की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई, जहां उनके वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। एफआईआर में खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में खान ग्लोबल स्टडीज परिसर भी पहुंची थी, लेकिन उस समय वो वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये चर्चा भी शुरू हुई थी कि खान सर कभी भी अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने सरेंडर करने के बजाय अग्रिम जमानत का रास्ता चुना। इस मामले के पीछे पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही कथित प्रतिस्पर्धा और विवाद की भी चर्चा है। एक तरफ है खान सर और उनका संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज, जबकि दूसरी तरफ है रोशन आनंद उर्फ रोशन सर और उनका संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी। पटना के कोचिंग हब मुसल्लपुर हाट में लंबे समय से दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की चर्चा होती रही है। दरअसल मुसल्लपुर हाट को बिहार का कोचिंग हब माना जाता है, जहां हजारों छात्र सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रों को आकर्षित करने और खुद को सबसे सफल साबित करने की होड़ भी लगी रहती है। बताया जाता है कि खान सर और रोशन सर के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया और समय के साथ ये खुली प्रतिद्वंदिता में बदल गया। हालिया विवाद की शुरुआत बिहार पुलिस और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती परीक्षा के नतीजों के बाद तेज हुई। दोनों संस्थानों ने बड़ी संख्या में छात्रों की सफलता का दावा किया। खान ग्लोबल स्टडीज ने दावा किया कि उनके यहाँ से करीब 12,000 छात्र सफल हुए हैं, जबकि ज्ञान बिंदु अकेडमी ने 10,000 छात्रों के चयन का दावा किया। इसके बाद सफल छात्रों का श्रेय लेने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद तब और गहरा हो गया जब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती परीक्षा के टॉपर अभिषेक पटेल को लेकर दोनों संस्थानों ने दावा किया कि वो उनका छात्र रहा है। मार्च में जब खान सर ने अभिषेक पटेल को सम्मानित करने के लिए बुलाया, तब रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि टॉपर को अपने पक्ष में दिखाने के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि छात्र ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पोस्टर फाड़ने, बैनर हटाने और सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी बीच मुसल्लपुर इलाके के किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस को लेकर भी विवाद की बातें सामने आई। बताया जाता है कि कोविड के बाद कई कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे और धीरे धीरे खान ग्लोबल स्टडीज ने कैंपस के कई हिस्सों को किराए पर लेकर अपना विस्तार किया। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों का आरोप है कि खान सर पूरे कैंपस पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इन आरोपों पर खान सर की ओर से अलग पक्ष रखा जाता रहा है। दोनों शिक्षकों के बीच सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भी तकरार देखने को मिलती रही है। रोशन आनंद कई बार बिना नाम लिए खान सर को रील टीचर कहकर निशाना बनाते रहे हैं। वहीं खान सर भी रोशन सर के संस्थान को दरोगा फैक्ट्री कहकर संबोधित करते रहे हैं। यही वजह है कि पटना के कोचिंग जगत में ये लड़ाई रील टीचर बनाम दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी चर्चा में रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस पहले ही ज्ञान बिंदु अकेडमी से जुड़े रोशन आनंद समेत कुछ अन्य लोगों को कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसके बाद रोशन आनंद के समर्थन और उनकी रिहाई की मांग करते हुए सैकड़ों छात्र सड़कों पर भी उतरे। ऐसे में ये मामला अब सिर्फ एक फायरिंग केस नहीं रह गया है, बल्कि पटना के दो चर्चित कोचिंग समूहों के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिद्वंदिता का प्रतीक भी बन गया है। फिलहाल अदालत के ताजा आदेश से खान सर को बड़ी राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हालांकि कानूनी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। पुलिस की जांच जारी रहेगी और अब सबकी नजर 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जब अदालत केस डायरी और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ईरान और इजराइल में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है और इस बार पहला हमला ईरान की तरफ से किया गया है। लेबनान में जारी इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन जब इजराइल नहीं माना तो अब उसके अपनी धमकियों पर अमल करते हुए ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।
यमन के हुती विद्रोहियों ने भी जाफा क्षेत्र में इजरायल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। फलस्तीनी गुट हमास ने लेबनान में इजरायल के अपराधों पर ईरान और यमन की प्रतिक्रिया की तारीफ की है, लेकिन ईरान और हुतियों के इन हमलों से इजरायल भड़क गया। उसने ईरान के कई सैन्य और रक्षा ठिकानों पर हमला बोल दिया। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट हुए। ये हमले यही नहीं थमे। इजरायली सेना ने बताया कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के महशहर शहर में एक पेट्रोकेमिकल परिसर में कई ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने इस हमले में पेट्रोकेमिकल संयंत्र के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने की भी पुष्टि की है, जिसके बाद IRGC ने भी बदले की कार्रवाई में इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयरपोर्ट पर हमला किया। ये हमले ईरान के 3 क्षेत्रों में रडार स्थलों पर इजरायली हमले के बाद किए गए। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास एक जहाज पर भी हमले की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे, जिसके बाद भारत सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें चल रही थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी ईरान पहुंचे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी तक दी थी, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने और इसके बावजूद हमलों के बाद ट्रंप ने दोनों ही देशों से हमले रोकने की मांग की। हालांकि ईरान ने अब अपने हमले रोक दिए हैं। उसका कहना है कि हालिया हमलों के बाद इजरायल को सबक सीखना होगा। अब जब तक लेबनान पर हमला नहीं होगा तब तक ईरान भी कोई हमला नहीं करेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पश्चिम एशिया में शुरू हुई जंग थम जाएगी। एक नया स्कैम चल रहा है इंडिया में, जो ना OTP मांगता है, ना पासवर्ड और ना ही कोई कार्ड की डिटेल, सिर्फ आपका फोन नंबर मांगता है। इसका नाम है सिम स्वैप फ्रॉड। इंडिया में 2026 का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बैंक फ्रॉड है ये। स्कैमर आपका नंबर किसी लीक डेटाबेस से उठाता है, फिर फेक ID लेकर टेलीकॉम स्टोर में जाता है और डुप्लीकेट सिम इशू करवा लेता है। आपका फोन डेड हो जाता है। हर OTP, हर बैंक अलर्ट अब उसके पास होता है। आपकी FD, क्रेडिट कार्ड, UPI सब 40 मिनट में खाली कर लेता है वो। पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक बड़ौदा को 1.24 करोड़ रुपीस रिफंड करने का ऑर्डर दिया और HDFC को 38 लाख रुपए। सेम स्कैम, अलग अलग विक्टिम्स। अब वो बात जो आपको कोई नहीं बताता, अगर आपका फोन 30 मिनट से ज्यादा नो नेटवर्क दिखा रहा है और बाकी सबके पास सिग्नल है, ये टावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई रियल टाइम में आपका अकाउंट खाली कर रहा है। आज ही 3 काम कर लो। पहला, टेलीकॉम प्रोवाइडर को कॉल करके सिम पिन सेट करवा लो। दूसरा, बैंक का 2 फैक्टर SMS से हटा के ऑथेंटिकेटर ऐप पर शिफ्ट कर लो। और तीसरा, बैंक का फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर कॉन्टेक्ट में सेव कर लो, बुकमार्क में नहीं, क्योंकि RBI का रूल क्लियर है, 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। आपकी लायबिलिटी उसके बाद 0 है और बैंक भरेगा आपका पैसा। गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि ये फ्रॉड किसी के साथ हो नहीं पाए। मिलते अगली वीडियो में। गुड न्यूज़ फॉर ऑल ग्रेजुएट्स। नौजवानों के लिए एक बड़ा ऑफर, एक बड़ी खबर ले आया हूं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और हम इंडियंस बड़े सपने देखते हैं। भारत देश के करोड़ों नौजवान हर साल IAS और IPS ऑफिसर्स बनने के सपने देखते हैं, लेकिन टैलेंटेड ना होने की वजह से, कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से, नॉलेजेबल ना होने की वजह से इनके सपने सपने ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान जो टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट होने के बावजूद रिसोर्सेज की कमी की वजह से, यानी फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से IAS और IPS ऑफिसर बनने से महरूम रह जाते हैं। ऐसे नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं, एम्बिशियस है, पर IAS कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो मायूस मत होइएगा। एक बहुत बड़ी खबर ले आया हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ एजुकेशनिस्ट मोहम्मद लतीफ़ खान साहब, जो MS एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन, आपके ज़ेरे निगरानी IAS फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग दी जा रही है शहर हैदराबाद में। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 जून 2026 हिंदुस्तान के 100 मुख्तलिफ सेंटर्स में यह एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 जून है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो IAS IPS बनना चाहते हैं,
वो ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखें। मज़ीद मालूमात के लिए www.mseducationacademy.in मज़ीद तफसीलात आप हासिल करें और जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर करवाएं। ये कैंपस मैं ख़ुद विज़िट किया हूँ और वो जो एस्पिरेंट्स बच्चे हैं उन्हें मैंने लेक्चर्स दिए, उन्हें मैंने मोटिवेशनल टॉक्स दिए, बेहतरीन फैसिलिटीज़ उन्हें दी जा रही है। उनके लिए ज़बरदस्त सिस्टम है, रहना खाना ट्रेनिंग सारी फ्री में दी जा रही है। लाइब्रेरी है, बहुत ज़बरदस्त टीचर्स लेक्चरर्स और इंटेलेक्चुअल्स भी वहाँ पर आकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अब्दुल लतीफ़ खान साहब बड़े मशहूर और मारूफ एजुकेशनिस्ट है। आप 150 इदारे हिंदुस्तान में चलाते हैं। 1,30,000 से बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से फारिग हुए हैं। 20,000 से ज़ायद बच्चे इंजीनियर्स बन गए, 2,000 से ज़ायद बच्चे डॉक्टर्स बने और IAS एकेडमी के ज़रिए से 4 ब्यूरोक्रेट्स बने और अभी वो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर वो अपने सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा 60 से ज़ायद बच्चे ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्वालिफाई किए हैं और बड़े अच्छे पोजीशंस में आप हिंदुस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं।